शेखर भैया ने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, और बस ये है कि थोड़ा सा आगे हूँ। और प्रेमचंद को पढ़ा भी है क्योंकि हिंदी साहित्य ही मेरा विषय रहा है, और तो एकेडमिकली भी मतलब जो है प्रेमचंद को पढ़ा है, स्कूलों में कॉलेजों में प्रेमचंद को पढ़ा है, और उसके अलावा भी प्रेमचंद को पढ़ा है। और जैसे कि हम जमशेदपुर में प्रोग्राम किए थे तो प्रेमचंद को उनके गांव जाकर के भी पढ़ा है ना। तो उससे जो समझ बन पाई है, थोड़ा बहुत त्रुटियाँ होंगी उसमें भी, तो वही बस आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ कि मेरे नज़रिए में प्रेमचंद कौन है। तो प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य में उनको कथा सम्राट कहा जाता है। सम्राट किसको कहते हैं? जो सामंती व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है, राजा होता है ना, राजा जो सबसे ऊपर है। तो हिंदी साहित्य में भी, हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई, जितने कहानीकार हुए, उनमें उनको सबसे ऊपर देखा जाता है, उनको वो मील का पत्थर माना जाता है जहाँ तक सब पहुँचना चाहते हैं, इसीलिए उनको कथा सम्राट हम लोग कहते हैं। और उनकी करीबन 300 से अधिक उन्होंने मतलब जो लगभग कहानियाँ लिखी हैं, कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, और नाटक भी है उनके, कुछ निबंध है। और हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हम लोग उनको देख रहे हैं वहाँ पे वो अपना मकाम हासिल, ऐसा नहीं कि बस जैसे कि बहुत सारे कवि होते हैं, कहानी लिखने जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे नाटककार होते हैं, वो कहानी लिखने गए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन प्रेमचंद ने जिस भी विधा को छुआ उसमें वो एक मील का पत्थर छोड़कर चले गए। तो हम लोग कहानी के बारे में तो जानते ही हैं, सब लोग कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनके नाटक है कई सारे, कुछ कई सारे नहीं, वो भी है। लेकिन एक जो हम लोग बात करना चाहेंगे वो है कि हजारों साल से हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे चर्चा चलती रही कि जो हम लोग लिखते हैं, जो हम साहित्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो क्यों लिखा जाना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, है ना। या फिर कोई भी साहित्य लिखता है तो वो किस वजह से लिखता है ना। तो इस बात पे हजारों साल से चर्चा होती रही है, मतलब भरत मुनि के ज़माने से लेकर के रामचंद्र शुक्ल के ज़माने तक, आधुनिक काल तक इस पे बात होती रही है। लेकिन प्रेमचंद ने जाते जाते इसका भी हल हमें दे करके वो चले गए। जब प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो उन्होंने भाषण दिया, और उस भाषण में वो उस 1000 साल का जो एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण से जो निष्कर्ष निकलना चाहिए उसको हमारे सामने रख करके चले गए कि साहित्य होना क्या चाहिए, साहित्य को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, साहित्य का काम क्या होता है। जैसे कुछ शेखर भैया ने बताया कि वो राजनीति के पीछे चलने वाली कोई मसाल नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाली मसाल है। और साहित्य जो हम लोग लिख रहे हैं या प्रेमचंद जो लिख रहे हैं उसको ऐसा होना चाहिए कि वो समाज को, राजनीति को और जितने भी क्षेत्र है उसको एक मार्गदर्शन दे, है ना। अब प्रेमचंद के साहित्य पे थोड़ा जो हम लोग समझ पाए हैं उस पर बात कर लेते हैं कि साहित्य जो उनका है उसको अगर हम शुरू से लेकर के उनके मरने तक को अगर हम देखेंगे तो हमको एक सफर दिखता है। हम लोग कोई भी एक जैसा नहीं होते। अगर कोई महात्मा गांधी है तो वो बचपन से महात्मा गांधी बन करके जन्म नहीं होते, है ना। या कोई भगत सिंह है तो बचपन से भगत सिंह बन करके उसका जन्म नहीं होता है। वो एक सफर तय करता है। उस सफर में वो धीरे धीरे अपने चेतना का विकास करता है, जैसे जैसे चीज़ों को समझता है। जैसे कि आप लोग जब स्कूल में होंगे, जब अपने गाँव में होंगे, वहाँ पे आपकी कुछ अलग समझ बनी होगी। आप जब स्कूल में होंगे वहाँ कुछ अलग समझ बनी, यहाँ पे आए हैं तो कुछ अलग समझ बनेगी। प्रेमचंद का भी पूरा साहित्यिक सफर जो है ऐसे ही एक विकसित मानसिकता या चेतना के साथ में आगे बढ़ती है। प्रेमचंद जब लिखना शुरू किए तो उनकी चेतना शायद इस तरह की रही होगी कि जैसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, वो सती प्रथा को भी जस्टिफाई करते हैं। वो सती प्रथा को दुनिया का अनमोल रत्न में गिनते हैं, जो कि हमको पता है कि किसी का भी जिंदा उसके पति के साथ में मर जाना ये तो अच्छी बात तो नहीं रही होगी जब जब ये प्रथा रही होगी।
लेकिन प्रेमचंद ने उसको एक अनमोल रत्न की तरह दिखाया। उसके बाद प्रेमचंद आर्य समाज और ये सब नैतिकतावादी दृष्टि को अपनाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना, वहाँ पे वो बहुत सारे आदर्श की बात करते हैं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, अलगू चौधरी जैसा ईमानदार होना चाहिए, है ना, और फिर ईदगाह में जिस तरह से एक बच्चे को कैसे होना चाहिए, उसका अपने बुजुर्गों के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, जो एक आदर्श है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। समय के साथ साथ उनको लगता है कि दुनिया ऐसी है नहीं, हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन दुनिया इस तरह से है नहीं। हम चाहते हैं कि सब एक साथ सच्चाई के साथ में रहें, मिलजुल करके रहें, लेकिन ऐसा है नहीं। एक वर्ग है जो शोषण करता है और एक वर्ग है जिसके ऊपर में शोषण होता है। और अगर हमको किसी चीज का हल निकालना होता है तो पहले उसको एडमिट करना होता है कि ऐसा है। हम बस उसको आंख बंद करके ये लिखने लगते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो कभी सही होगा। अगर हमारे अंदर भी कोई गलती है तो हमको सबसे पहले उसको स्वीकार करना होगा कि ये गलती है मेरे अंदर, उसके बाद भी हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर हम ये इस गुमान में हैं कि मेरे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, तो उसको कभी सुधारा भी नहीं जा सकता। तो प्रेमचंद ने भी इसी तरह से हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ थी, जो शोषण देख रहे थे, उसको अपनी किताबों में जगह दी। अभी हम फेसबुक पे देख रहे थे कि पोस्ट पे ही एक कमेंट आया था किसी का, वो कह रहे थे कि प्रेमचंद दुख दिखा रहे हैं, शायद थोड़ा सा रेडिकल वो देखना चाह रहे थे प्रेमचंद को, कि प्रेमचंद जो है वो उनके पास में जो है वो हमला करे या फिर कुछ इस तरह से, है ना, अग्रेसिवली वो रिएक्ट करे। लेकिन वो भी अगर दिखाना हो तो वो भी एक तरह का आदर्श हो गया ना। हम जिस तरह से, अब मेरे जो आदर्श है, मेरे जो उसूल है, हम उसको पात्रों में दिखा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद क्या करते थे, साहित्य को जो है, तो उनका कहानी है, उसको समाज के आईने के तौर पर रख देते थे कि यहाँ पे जो हो रहा है आप उसको मेरे साहित्य में देख लीजिए। तो जो चीजें वहां पर हो रही थी वो देखने लगे। मंगलसूत्र तक आते आते जो वो आधा कंप्लीट करके गए, तो उसमें तो मार्क्सवादी होने का भी तमगा लग गया, है ना। तो इस तरह से वो एक सफर तय करते हैं। तो हम लोग भी जब उनको देखे तो हम लोग भी उनके साहित्य में उस सफर को समझ पाते हैं कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे। कोई भी महात्मा या कोई महान लेखक बचपन से लेकर या महान बन करके जन्म नहीं होता, वो भी सीखता है। तो प्रेमचंद के साहित्य से हमको ये भी लर्निंग मिलता है, ये भी सीख मिलती है कि हम भी जो है आज जैसा है हमको निरंतर अपने में काम करना है, तरक्की करना है और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपने आप को विशोवर करना है। उसके लिए हम लोग को निरंतर अपने चेतना में विकास लाते रहना है। और जहाँ तक जो है प्रेमचंद के साहित्य को हम देख रहे हैं कि वो यथार्थ, जिसे हम बोले ना कि समाज में जो हो रहा है वो आईना बना करके रखते थे। अब समाज में आप बताइए कि जितनी भी चीजें होती है, क्या हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं? क्या अगर किसी लड़की की बात किया जाए कि उसके साथ में कॉलेज में छेड़खानी हो रहे थे, तो उसके जीवन में सिर्फ वो स्त्री से रिलेटेड समस्याएं ही रहेगी? क्या उसके जीवन में गरीबी नहीं हो सकता है ना? या अगर कोई दलित व्यक्ति है तो उसको क्या जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है? उसके परिवार में जो है वो पितृसत्ता का कोई रोल नहीं है। तो ये सब कुछ सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अभी जो उत्तर आधुनिकता का दौर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, बाजारवाद, इतना मार्केटिंग और ये सब, इस दौर में हम लोग देख रहे हैं कि साहित्य वगैरह और इस सब को भी पढ़ना जो है वो खांचों में बढ़ गया है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और इस तरह के खांचे बन गए हैं। प्रकाशक हो या जो ये समाज है, पूंजीवादी समाज, ये चाहता है कि हम खांचों में बटे रहें। अगर कोई स्त्री लेखन कर रहा है तो वो स्त्रियों के बारे ही लिखे, अगर कोई दलित लेखन कर रहा है तो वो दलितों के बारे ही लिखे, कोई आदिवासी लेखन कर रहा है तो वो स्त्रियों वाले में नहीं जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि हम संगठित नहीं हो, हम एक होकर के नहीं रहे। इसीलिए वो ये समाज चाहता ही है कि हम ऐसा बटे रहे, और ये हो भी रहा है। क्या झूठन कहानी में सिर्फ दलित विषय की समस्या है? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के बड़े कहानीकार माने जाते हैं, कि उसमें सिर्फ दलितों की ही जो समस्या है उसको दिखाया गया है, लेकिन उसको हम खांचा में रख देते हैं कि ये दलित कहानी है। लेकिन जब हम प्रेमचंद के साहित्य में देखते हैं तो हमें प्रेमचंद की कहानी में ये सारी समस्याएं एक साथ मिलती है, लेकिन उसको बांटा नहीं जाता।
निर्मला एक कहानी है जिसमें एक लड़की का उसके डबल उम्र के व्यक्ति के साथ में शादी हो जाती है और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वो सिर्फ स्त्री विषयक समस्या है? क्या वो स्त्री विमर्श की कहानी है? नहीं। उसका जो सबसे मेन कारण था वो तो यही था, स्टार्ट होता है वहीं से कि वो जो है भारत में किस तरह से पितृसत्ता स्त्रियों को निर्भर बनाती है पुरुषों के ऊपर। वो बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, तो आर्थिक रूप से वो पुरुष पर निर्भर है। तो पुरुष के मर जाने के बाद वो स्त्री की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पितृसत्ता और आर्थिक भेद दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे उनकी जितनी उपन्यास है, जितनी कहानियां को अगर आप लोग कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए कि गोदान ले लीजिए। गोदान में सिर्फ क्या वो कृषि जीवन की त्रासदी है, वहाँ पे क्या आर्थिक वर्गभेद नहीं दिखाया जा रहा है। जब शहर का शासन चलता है तो उसमें वो गोबर की एक कहानी और मालती वाले वर्ग की कहानी, वो वर्गभेद आ रहा है वहाँ से भी। इसी तरह से प्रेमचंद की जितनी कहानियां उठाइए वो सारी समस्याएं बुद्धि भी मिलती है, जो आजकल हम लोग उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके देखने के आदि हो गए हैं कि फलाना जो कहानी है ये स्त्री विमर्श, ये आदिवासी विमर्श। और इस तरह से अगर हम पढ़ते रहे और समझते रहे तो हम लोग सेग्रीगेट होंगे, बटेंगे, और जो पूंजीवादी समाज हमको बांट करके राज करना चाहता है वो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये प्रेमचंद की जो परंपरा है या प्रेमचंद की जो कहानियां हैं इनको अधिक पढ़ने की जरूरत है। उनको समाज को समझने के लिए हम टुकड़ों टुकड़ों में समझने के बजाय प्रेमचंद की जैसे कहानीकारों, उनकी परंपरा के कहानीकारों को, रेणु को वगैरह को हमको पढ़ करके समाज को समझने की जरूरत है कि समाज में सब टुकड़ों में समस्याएं नहीं होती है, सब जुड़ी हुई है। स्त्री, अगर स्त्री विमर्श अगर वैसे ही देखा जाए तो अगर गीता अंबानी का मालिक बन जाना तो वो भी तो स्त्री विमर्श हो गया। लेकिन वो स्त्री विमर्श नहीं है क्योंकि वो वर्ग भेद के साथ में उसको जोड़ करके नहीं देखा जा रहा है ना। वो स्त्री हो करके तो मालिक तो बन गए। स्त्री अगर तो अभी लिबरल फेमिनिस्ट दृष्टि है, उदारवादी, उसके हिसाब से देखें तो वो तो स्त्री होकर के एक मकाम पे पहुंच गई, तो वो एम्पावरमेंट है। लेकिन वो कर क्या रही है उस मकाम पे पहुंच करके? गरीबों का शोषण ही तो कर रही है। तो क्या इसको हम नारीवाद कहेंगे? तो इसी तरह से प्रेमचंद की कहानियां इस तरह से अलग अलग बांट करके चीजों को नहीं रखती है, वो सबको सारी समस्याओं को एक करके रखती है। तो आप लोग अगर कहानी पढ़ना है, आप लोग शुरू कर रहे हैं तो प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें, समझें, और उससे आपको जीवन की बेहतर समझ मिलेगी। प्रेमचंद की बहुत अलग अलग, कहीं कहीं वो आदर्शवादी कहानियां, यहाँ पे वो कई सारी चीजें सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से होना चाहिए। कहीं पे वो जिंदगी की सच्चाइयां आपको दिखा रही है बात की कहानियों में। तो अगर आप उनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और प्रेमचंद की कहानियां इतनी प्रासंगिक, इतनी मतलब जो है, खैर लंबा हो जाएगा, बस एक और बात कह देते हैं कि प्रेमचंद के आखिर तक में अगर हम देखें, उनकी वाइफ है ना, जिसकी वजह से मतलब जो है उनको उनके गाँव में बाइकआउट भी कर दिया गया था, विधवा विवाद के करके। उन्होंने अपनी किताब में प्रेमचंद घर में करके किताब लिखी, वो जीवनी है, मतलब प्रेमचंद के बारे में उन्होंने किताब में लिखा। उसमें वो बहुत सारी बातें बताते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो उसमें इधर ये एक प्रसंग है कि उसमें शिवरानी देवी उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि रूस में जिस तरह से मजदूरों ने इन शोषक तत्वों के या शोषकों के ऊपर में हमला कर दिया है और मतलब जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ करके अपना राज्य लिया है, क्या आपको लगता है कि भारत में भी मजदूर किसान इस तरह से कर पाएंगे करके? तो वो बोले बिल्कुल यहाँ पे हो पाएगा। तो बोले कि कब तक हो पाएगा? तो बोलते हैं कि अभी तो कोई फिलहाल चांस नहीं है। तो वो पूछते हैं कि अगर वो मजदूर किसान आ गए और आपसे पूछने लगे, आपके ऊपर में चढ़ गए, तो आप किसका साथ देंगे? तो बोले कि हम तो मजदूरों का ही साथ देंगे, क्योंकि भाई तुम फावड़ा चलाते हो, हम कलम चलाते हैं और हम भी एक तरह के मजदूर ही है। तो समझ लो वो अपने आप को ऐसा अलग या कोई ऐसा, अभी तो 2 कहानियां 4 कहानियां के बाद में वो सम्राट खुद को ही समझने लगते हैं ना, लेकिन उस समय वो उतने बड़े लेखक होकर के भी अपने आप को ग्राउंडेड रखे हुए थे ना, अपने आप को मजदूर की तरह ही समझ रहे हैं कि जिस तरह मजदूर जो है अपना श्रम दे करके समाज में योगदान दे रहा है, उस तरह से हम भी कहानी लिख करके समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मेरी भी वही मतलब जो है वही दर्जा है जो एक मजदूर करते हैं।
और उसके बाद में फिर आगे की कुछ वो मेंशन करती है कि एक बार मतलब कि वो बीमार पड़े हुए हैं, आपके अगर टीबी हो गया था उनको अभी अभी के समय में, तो उनके घर में कुछ यंग लड़के आ जाते थे बात करने के लिए प्रेमचंद से टीम में, तो वहाँ पे आकर के बैठे हुए थे। तो प्रेमचंद को सिखाने के लिए कि आप इनके लिए कोई समय उनको ऐसा तय क्यों नहीं करते थे कि इतने बजे ही हम मिलेंगे करके। तो वो बोले कि इससे हमको डर लगता है। वो बोले कि एक बार हम महात्मा गांधी से मिलने गए थे, महात्मा गांधी के बाहर हम उसके दफ्तर के बाहर में 2 दिन तक हम बैठे रहे, उसके बाद भी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम नहीं चाहते कि ये बड़े आदमी का तमगा मेरे ऊपर लग जाए, इसीलिए जब तक हम हैं तब तक हम लोगों से मिलते रहेंगे, उनकी जो जरूरत है उसको पूरी करते रहेंगे। तो ये है प्रेमचंद। कोई लेखक कोई बहुत बड़ा जैसा हम लोग उनको सम्राट है वैसा वो थे नहीं। वो जब लिखना स्टार्ट किए थे तब जैसे थे, और बड़े कहानीकार होने के बाद में भी अपने आप को वैसे ही ग्राउंडेड बना करके रखे, वैसे ही मजदूरों के बराबर ही अपने आप को रखे। और वो जब समाज की भी बात करते हैं वहाँ पे कि कैसा समाज होना चाहिए, वो वहाँ पे भी इस चीज़ को ये करते हैं कि एक ऐसा समाज जहाँ पे मजदूर, लेखक और सब जो है वो बराबर की हो। तो ये है